जय हिंद। इन दो शब्दों में सभी कुछ समाहित है। सबसे पहले देश के प्रति प्रेम, आदर और दूसरे व्यक्ति के लिए दिल से प्यार भरा संबोधन। भारतीय सशस्त्र सेना के वीरों ने तो जय हिंद के अलावा किसी और संबोधन का तरीका ना सीखा है और ना वहां सिखाया जाता है। जीना मरना बस देश की आन बान के लिए, सोते जागते बस एक ही सोच कि कैसे देश हित सर्वोपरि रहे। धन्य हैं हमारे वीर सैनिक और धन्य है उनके साहसी परिवार। परिवार का जिक्र इसलिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मन पर सबसे अधिक प्रभाव उसके शुरुआती जीवन में उसके परिवार का ही रहता है और वही सोच आगे के जीवन में उसका भविष्य निर्धारित करती है। वरना देश के लिए मर मिटने का जज्बा यूं ही पैदा नहीं हो सकता। सेना में सिखाया जाता है तो किल। किसे? दुश्मन को। तो दुश्मन को भी तो यही सिखाया जाता है ना, टू किल। ये आसान है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा सफर आज कोई ज्यादा लंबा नहीं है। शिमला से लगभग 35 किलोमीटर दूर गांव कोलका तक सफर लगभग 1 घंटे में पूरा हो ही जाएगा। तो क्या कहते हैं, चलें? हाँ, आपको ये तो बता ही दें, हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं भारतीय सेना के वीर ऑनरेरी एक्स सूबेदार मेजर जीवन राम वर्मा जी से। इनका गांव कोलका मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर शालाघाट के समीप है। शिमला से कुछ ही आगे भीड़ भड़ाके वाले टूटू जतोग से निकलने में थोड़ी समस्या रहती है क्योंकि काफी तंग रास्ता है। उसके बाद आगे बस गाड़ी सर पर दौड़ती है। फिर रास्ते में 16 मील एरिया के पास हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उससे आगे शालाघाट, क्योंकि हमारी मंजिल है शालाघाट के समीप गांव कोलका। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय मंडोर देवता का देवस्थान है और स्थानीय लोगों की आस्था का प्रतीक भी। यहीं दानो घाट के समीप एक स्थान है पिंगलोला, जहां आप देख सकते हैं ये आश्चर्य, एक शिला पर दूसरी शिला कैसे टिकी हुई है। कहा जाता है कि ये महाभारत के काल से बलशाली पांडवों के चमत्कार का एक जीता जागता उदाहरण है। और अब हम यहां से कोलका गांव की तरफ बढ़ते हैं, जो मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 जून 1945 को कोलका गांव में जन्मे श्री जीवन राम वर्मा जी एक सीमित साधन वाले ग्रामीण परिवार से संबंध रखते हैं। काफी कठिनाइयां झेलते हुए आपने 8वीं तक की शिक्षा अर्की स्कूल से ग्रहण की। सन 1962 में सेना ने इन्हें इनकी कद काठी को देखते हुए सेना में भर्ती कर लिया। मेरा जन्म 1 जून 1945 को गांव कोलका में हुआ था। मेरे पिताजी स्वर्गीय चैतराम जी जमींदार का काम करते थे। मेरे 3 बहनें, 2 भाई मेरे साथ रहते थे। एक टीम शिमला से अर्की में आई सन 62 में। तो हमारे गांव के 2 जवान उसमें चले गए और मुझे भी साथ ले चले। उस टाइम मेरी आयु 17 साल की थी। तो उन 2 जवानों को तो डोगरा रेजिमेंट में किया गया और मुझे गार्ड्स रेजिमेंट में भर्ती किया गया। ट्रेनिंग हुई, 9 महीने की ट्रेनिंग किया और उसके बाद कसम खाई और मुझे 6 गार्ड दिल्ली में पोस्टिंग कर दिया गया। इन्हें सबसे पहले 6th गार्ड्स में पोस्टिंग मिली, बाद में 8th गार्ड्स में मिली। 65 में मैं 10th गार्ड में चले गया और 10th गार्ड उस टाइम पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था और
हमारी जो पलटन थी वो फाजिलका में, फिरोजपुर फाजिलका में, पंजाब में भेजी गई। उस टाइम उधर फायरिंग चली, बम्बारमेंट हुए, ऐसे वो कुछ ही दिन चली वो लड़ाई। और उसके बाद हमारी पलटन को सिक्किम के लिए पोस्टिंग कर दिया गया। सिक्किम में उस टाइम बहुत बुरा हाल था, ऑक्सीजन नहीं थी, रोड नहीं थे, और रात को जब सोते थे तो सांस बंद हो जाता था, इतनी बर्फ़ पड़ती थी बड़ी भारी। 60 और जब हम पिक्ट पर थे तो उस टाइम चाइना 15/065 पर महीने में एक बार पेट्रोलिंग जाती थी, जो कि चाइना की हरकत को नोट करती थी। तो उस टाइम हमारे आर्मी के अंदर इतना क्लोथिंग नहीं दिया जाता था। हमारे पास चमड़े के बूट होते थे, ना तो कोई क्लोथिंग होता था इतना, और हमें बहुत बुरा हाल हो जाता था कि हमारे पैर है या हमारा शरीर कहाँ है, कोई पता नहीं लगता था। तो जब पेट्रोलिंग 1 महीने हो जाती तो 15/065 पर रस्से से हम चढ़ते थे ऊपर, और 7 दिन ऊपर रहती थी वो। 7 दिन हमने ग्राउंड सीट का बिवक बनाने, खाना जो है हमें पक्का पकाया मिलेगा, परांठे पके वो गर्म करने, बस वो डब्बों में पैकेज सब्जी वगैरह मिलती थी। तो हमारे को ये पता नहीं लगता था कि हमारा शरीर है कहाँ। जब हम 7 दिन के बाद रस्से से नीचे उतरते थे और वापस अपनी यूनिट में आते थे, तो हमें ये पता नहीं लगता कि ये आदमी है कौन। उसका शक्ल से बेशक्ल हो जाती थी, उसका जो चेहरा है वो काला पड़ जाता था, शरीर जो बिल्कुल ऐसा हो जाता था, कोई पता नहीं लगता था। 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में जीवन राम जी ने पाकिस्तान के शाहपुर भंगू, नैनाकोट और शकरगढ़ में अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। तो 71 में बांग्लादेश को आज़ाद कराना था, और हमारे मुक्ति वाहिनी आर्मी को ऑर्डर मिला कि आप भी तैयार हो जाए। पाकिस्तान ने पठानकोट के ऊपर एयर अटैक कर दिया। एयर अटैक कर दिया तो जितने भी लाइटें थी वो सब बुझ गई, सब बंद हो। और हमें ऑर्डर मिला हमारे कुक को कि फटाफट कुरमिले बनाओ और 1 घंटे के अंदर इधर से मूव होना है। तो उन्होंने हमें एक 100-200 ग्राम खुरमुले दिए, हमने अपने बैग में डाले, तैयारी की, मोर्चे बंद किए और उधर से मूव किया। आधी रात को हमने रावी नदी को पार किया। रावी नदी को पार करने के बाद आगे बढ़ गए। सुबह जब हुई तो पाकिस्तान ने एयर अटैक कर दिया। एयर अटैक करने के बाद हमने दिन में उधरी मोर्चे खोदे और मोर्चों में पड़े रहे। मोर्चे में पड़े रहे, दिन में तो हरकत नहीं करने दी एयर अटैक ने। रात जब हुई तो हमको उधर से मूव करना पड़ा। मूव किया, रात को चले, रात को आगे पाकिस्तान का शाहपुर भंगू, एक छोटा शहर था, छोटी दुकानें थी उधर, सब कुछ था। तो उस टाइम पाकिस्तान ने अपने जो सिविलियन थे, उनकी आर्मी ने उनको बोला कि इधर कोई फायर नहीं होगा, इधर कोई आर्मी नहीं आएगी इंडियन की, तुम डटे रहो इधर। जब हमारे आरटी का फायर
उधर पड़ने लगा, तब उन्हें ऑर्डर दिया गया कि तुम भागो इधर से, इधर आर्मी का, हिंदुस्तान की आर्मी ने अटैक करने वाले हैं। तो उस टाइम में उनके उधर से एकदम भागे। हमने उस जगह को कैप्चर किया। तो हमने जब देखा उधर तो दुकानें वैसे वैसी सजी हुई थी, कुछ भी नहीं ले सके। तवे के ऊपर रोटी थी, वो रोटी वैसे की वैसी थी। तो बहुत बुरा कंडीशन थे। ऐसे हमारा काम सिर्फ इतना था, हमें ऑर्डर मिला हुआ था कि कोई चीज़ टच नहीं करेगा, कोई खाएगा नहीं कोई चीज़ को, आपने जो दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा एक ही था कि फावड़ा जहाँ मिले फावड़ा और गैंती वो उठानी है और कुछ नहीं उठाना, उधर से आगे बढ़ना है, मोर्चे खोदने हैं। तो आगे साइड में जाकर मोर्चे खोदे रात को पूरा ऐसे। सुबह जब हमने उस इलाके को देखा तो बहुत बुरी हालत थी। सुबह भैंसों के पेट नहीं है, ऊँटों की गर्दन नहीं है, और बुरा हाल उस जगह पर किया। बाद में उधर बडरोजे लाए गए, उनको दफनाया गया। फिर दिन में फिर हरकत नहीं होती थी, दिन में एयर टैक हरकत नहीं करने देते। हमने वो उन्हीं खुरमुले से गुजारा किया, ना हमें रोटी मिलती थी, पीछे से गाड़ी नहीं आने देते थे। उन्हीं खुरमुले खाकर थोड़े थोड़े गुजारा किया, पानी पिया। आगे बढ़े, रात को मूव किया, फिर आगे नूरकोट पहुँचे। नूरकोट में वही हालत थी। लास्ट उधर भी वैसी कंडीशन थी। सुबह जब सारी रात टैंकों के साथ चलते हैं, पीछे हमारा जो था, हम टैंकों के प्रोटेक्शन में थे। रात को टैंक उनके भी बढ़ते रहे, हमारे भी बढ़ते रहे। फायरिंग कभी इधर से करनी साइड से, कभी दूसरी साइड से करते, टैंक ही करते रहे। आर्मी इन्फेंट्री कुछ नहीं करती थी, इन्फेंट्री मोर्चे के अंदर रहती थी, मोर्चे के अंदर रही। जब सुबह 4 बजे तो उनकी भीड़ तो हो गई टैंकों की। पहले तो उनके 3-4 टैंक हमारे टैंकों ने अंडर कब्जे में ले लिए और हमने उनके ऊपर अटैक कर दिया। 4 बजे सुबह करके हो गया। फिर उसके बाद मोर्चे खोद दिए, मोर्चे में ऐसे कर दिए। लास्ट ये चलती रही लड़ाई। तो लास्ट अटैक हमारा सक्करगढ़ के ऊपर था, और सक्करगढ़ जो था उनका बहुत ही मजबूत डिफेंस था, कंक्रीट डिफेंस मोर्चे थे उनके। तो उस टाइम 2 डिवीज़न अटैक के लिए हमारे तैयार कर दी, और 7 बजे शाम को LOC पर पलटने लग जानी चाहिए थी। हम बढ़ते गए रात को, दिन मोर्चे में करते, दिन में बढ़ते गए, थोड़ा बहुत था। तो जब हमारे जो इंडियन एयर अटैक करते थे तो 4-4 फाइटर जाते थे। जब वो फाइटर उनके ऊपर हमला करते थे और वापस आते थे तो हम ताड़ियाँ बजाते थे। हमें बड़ी खुशी होती थी कि हमारे 4 फाइटर वापस आ गए। ऐसे चलता रहा। तो 7 बजे से थोड़ा पहले ग्रेनेडियर थी, 4 ग्रेनेडियर, वो LOC के ऊपर लग गई। तो उस टाइम थोड़ी रोशनी थी, और उन्होंने, पाकिस्तान ने जो उनके ऊपर फायर किया, उनकी बड़ी भारी कैजुअलिटी हुई। उधर सामने सामने जवान मारे गए ऐसे। तो उसके बाद तो 6:45 के करीब तो उन्होंने सीज फायर हो गया।
एक वर्ष श्रीलंका में एलटीटी के खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा संभाला। 85 में जब हम मद्रास पहुँचे और जब हमने उधर टैंक का देखा जनाजा किया हुआ तो हम डर गए कि इतनी भारी एलटीटी है जो कि टैंक को बिल्कुल चितड़े बना दिए। तो हमको रात को पूरी पलटन को पानी के जहाज़ में बिठा दिया और दूसरे दिन हम श्रीलंका में पहुंच गए। तो श्रीलंका पहुंचे तो एक हफ्ता हमारे उधर स्कूल में लेक्चर दिए गए कि कैसे लड़ना है, कैसे करना है, इनके साथ कैसे। वो लड़ाई गुरिल्ला टाइप की थी। वो लड़ाई आर्मी की तरह नहीं थी, जैसे आर्मी आपस में लड़ती है वैसे नहीं थी। उनके साथ छुप कर बार करना। तो पहले उधर बहुत कैजुअल्टी है, हमारे जाने से पहले बहुत कैजुअल्टी हुई उधर। जवान बहुत मारे गए, गाड़ियों में गाड़ियाँ उड़ा दी, टैंक उड़ा दिए। तो उसके बाद जो जनरल उधर आए उन्होंने हमें बोला कि कोई गाड़ियों में सफ़र नहीं करेगा, कोई टैंक नहीं चलेगा, पैदल चलेगा, पैदल। और हमें हमारी पलटन को, हमारी कंपनी को एक जगह दी गई तुनकाई कि आप उस जगह को में रहेंगे। हमारा कंपनी कमांडर केजीएस गिल था, कैप्टन। तो हम उधर रहे। एक दिन हमें सूचना मिली कि एलटीटी जो है वो मार्केट में आए हुए। हमने उनके ऊपर घेराव कर दिया। तो कुछ तो भाग गए। एक ने, जो उनका कमांडर, उसने साइनेड खा दिया। वापस 2 साल हम उधर रहे हैं। तो 2 साल में एक घटना और घटी। हम जा रहे थे उनको ढूंढने के लिए जंगल में। तो जब रास्ते में गए तो एक दुकानें बैठे हुए थे। और जब आगे वापस आए तो उस दुकानें बंद थी। मेरी प्लाटून आगे थी और दूसरा एक सूबेदार था, उसकी प्लाटून पीछे थी। तो मैंने जब देखा कि इधर कुछ होने वाला है, दुकानें बंद है, पहला खुली थी, तो मैंने अपने जवान थे वो पोजीशन में लगा दिए, कोई खड़ा नहीं रहेगा। वो सूबेदार दूसरा था, नागरमल साहब नाम था उनका। वो मेरे पास आ गए कि साहब इधर तो कुछ होने वाला है। मैं होने नहीं वाला, हो जाएगा, आप अपनी प्लाटून के पास जाओ। वही बात करनी थी। उसकी प्लाटून रोड पर खड़ी हुई थी। उधर से फायरिंग हो गया। एक हवलदार के इधर से ब्रुस्ट लगा और दूसरी तरफ निकल गया, वो उधर ही डेड हो गया। हमने उनका पीछा किया, आगे निकले गए। वो पीछे से फायर कर रहे थे, ऊपर से हम दौड़ रहे थे उनके पीछे। तो जब आगे निकल गया, मैंने क्या किया कि 2 इंच मोटर को लगाया और उनके सामने 3-4 बम फायर कर दिए। तो कुछ एलटीटी इधर को भागे, कुछ इस लेफ़्ट साइड को भागे। तो वो जो लेफ़्ट साइड को भागे, आगे धान के खेत थे, तो उसमें उनके पैर फंस गए और उधर से पीछे से फायरिंग LMG का फायर कर दिए। तो एक एलटीटी उसके पीछे से बुरस्ट लगा और आगे उसने अपने कपड़े खोल दिए। हथियार दूसरे के पास दे देते थे। एक उनका टवाइसी था, उसने साइनेड खा दिया, उसके पास साइनेड नहीं था। आगे जाकर उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर उससे पूछताछ की, नक्शा मार्किंग किया। रात को मूव किया हमने, और जंगल में उनका रहते थे। वो उधर से रात को निकल गए थे। रात को सामान उधर से उनका कैप्चर कर दिया। और 86 के बाद हम वापस अपने हिंदुस्तान में आए। हाँ, एक और मज़ेदार बात, जब इन्होंने सेना ज्वाइन की तो इनको पहली सैलरी मालूम है कितनी मिली थी? 40 रुपए। और 1990 में रिटायरमेंट पर इन्हें 4000 रुपए मिलते थे। पेंशन कुल 1200 रुपए थी, परंतु आज इन्हें लगभग 43,000 रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त होते हैं। और जीवन राम जी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और युवाओं से सेना को अपनाने का जोरदार आग्रह करते हैं। मैं युवा के लिए
ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप आर्मी के अंदर जाओ, आर्मी में कि देश सेवा करो और आर्मी का डिसिप्लिन को कामयाब रखते हुए अपनी सेहत को ठीक रखो, देश सेवा करो। आपके अंदर वो प्रेरणा होनी चाहिए देश के लिए, आपके अंदर भावना होनी चाहिए अपने देश की कुर्बानी देने के लिए, कूट कूट कर भरे होने चाहिए। जो आर्मी में सर्विस करता है उसका डिसिप्लिन भी अच्छा होता है, उसका सेहत भी ठीक रहती है और हर एक चीज़ वो फिट रहता है। और अंततः 10th गार्ड से 1990 में नागपुर ट्रेनिंग सेंटर से ये सेवानिवृत्त हुए। 86 से मैं श्रीलंका से वापस सांबा में आया। सांबा से मैं सेंटर में चला गया। सेंटर से 1990 मार्च में मैं रिटायर हो गया और घर में आकर अपने बच्चों के साथ रह रहा हूँ। मेरे बच्चे ठीक ठाक है, ऐसे है। मेरा जीवन अच्छी तरह से निकल रहा है। आज मुझे 32 साल रिटायर हुए हो गए हैं। आइए कुछ गांव वालों से बातचीत करते हैं। ये हैं श्री संतराम ठाकुर, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हैं और जीवन राम वर्मा जी पर इन्हें बहुत गर्व है। ये मेरे भाई लगते हैं जीवन राम वर्मा जी। ये सन 1990 में रिटायर होकर आए थे। तो इनका जो आर्मी में जज्बा है, जो इन्होंने काम किया है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। और बड़ी गर्व की बात है कि इन्होंने देश के खातिर जगह जगह ये गए और अपना हमारा देश का नाम ऊंचा किया और गांव का नाम ऊंचा किया। मैं तो यही नए जवानों से, नए लड़कों से यही गुजारिश करूंगा कि वो आर्मी में जाएं और नए नए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी कोई सामान है आर्मी में, वो अपना नाम कमाए और आगे बढ़े। आइए आपको जीवन राम जी के परिवार से मिलवाएं। इनके पूरे परिवार को गर्व है कि इन्होंने देश सेवा में खुद को समर्पित किया। हमारे गांव में सूबेदार श्री जीवन राम जी हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। मुझे उन पर बहुत गर्व है। श्री जीवन राम जी ने श्रीलंका में भी अपनी सेवाएं दी थी और 1965 में का युद्ध भी उन्होंने लड़ा है और साथ ही 1971 का युद्ध भी उन्होंने लड़ा है। मेरा सभी कोटली पंचायत के ग्रामवासियों से निवेदन है, युवाओं से खासकर, कि वे उनके नक्शे कदम पर चलें और देश के लिए सेवाएं दें। ये हैं सावित्री देवी, जीवन राम जी की धर्मपत्नी। ये 1971 की लड़ाई से ठीक पहले बच्चों संग इनके साथ रहने गई थी, परंतु आनन फानन में इन्हें वापस भेज दिया गया क्योंकि कुछ दिनों में ही 1971 का युद्ध आरंभ हो गया था। इनका जीवन काफी संघर्षमय रहा है। प्रमोद कुमार जीवन राम जी के छोटे पुत्र हैं और यहीं खेतीबाड़ी करते हैं और एक दुकान का काम भी देखते हैं। इन्हें अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा अपने पिता जीवन राम जी से मिली है। बच्चों के साथ घर में भी बहुत परेशानी होती थी। जब लड़ाई लगती थी हमारे को बहुत तंग रहना पड़ता था घर में भी। बस ऐसा ही थी, बहुत दुख कटने पड़े। जब वो फौज में रहते थे, साल बाद 1.5 साल बाद आने, जब हमारे को बहुत परेशानी होती थी। बस जब श्रीलंका में चला गए तो जब भी उधर भी उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, तब आए बाद से रिटायर होके। जब बच्चे छोटे छोटे थे तो बहुत परेशानी होती थी। घर में तो बहुत मुश्किल होती थी, काम करना पड़ता था, छोटे छोटे बच्चे होते थे, बहुत परेशानी रहती थी। ये देखिए सानी वर्मा का जज्बा। जीवन राम जी की पोती हैं और आर्मी में जाने की इच्छा रखती हैं। ये मेरे दादाजी हैं जो आर्मी में थे और जिन्होंने 1965 एंड 1971 की लड़ाई लड़ी। मुझे अपने दादाजी पे बहुत गर्व है और मैं भी बड़े होकर इनकी तरह बनना चाहती हूँ तथा देश की सेवा करना चाहती हूँ। 1971 की पाकिस्तान पर विजय से आज
2021 तक 50 वर्षों की एक लंबी यात्रा है। इस बीच हमने पड़ोसी देशों से एक अघोषित युद्ध को लगातार झेला है। पहले पंजाब और अब कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में अगर कोई दुश्मन की सोची समझी चालों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, वो है इस देश का प्रहरी। हम इनका ऋण कभी चुकता नहीं कर सकते। हम आज अपने घरों में आराम से बिना किसी चिंता के अपने परिवारों के साथ तभी बैठे हैं जब हमारे वीर सैनिक विपरीत परिस्थितियों में मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा भारतीय सशस्त्र बलों को शत शत नमन है। जय हिंद। जय हिंद का नारा है, जय हिंद का नारा है, भारत ये हमारा